तो हाय गाइस, आज हम करने वाले अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। यह आज हमारी पहली वीडियो होगी 10 मिनट रिवीजन सीरीज़ की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब चलिए जल्दी जल्दी करेंगे स्टार्ट, ताकि हम जल्दी जल्दी इसको पूरा कर सकें, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट रुक जाओ, ये आ जाए। कोई नहीं, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन, सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन का मतलब समझेंगे। सबसे पहले टर्म इस चैप्टर में ये आता है, ट्रांजेक्शन इज यूज्ड टू मीन अ बिजनेस परफॉर्मेंस of an act, an agreement, while the event is used to mean the happening as a consequence of the transaction as a result। तो इसका मतलब क्या होता है? ट्रांजेक्शन एक परफॉर्मेंस होता है। ट्रांजेक्शन क्या होता है? एक परफॉर्मेंस होता है। ट्रांजेक्शन क्या होता है? एक परफॉर्मेंस होता है, परफॉर्मेंस, ठीक है। लेकिन उसी की जगह हम बात करें तो रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट एक कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट इवेंट क्या होता है? एक कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, मोहन परचेज अ लैंड। जो ट्रांजेक्शन है परचेज करने की, वो तो एक जो एक्शन है परचेज करने की, वो तो ट्रांजेक्शन हो गया। लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकल के आया कि उसके पास एक लैंड आ गया, एक एसेट आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एम ऑफ अकाउंटिंग इज टू मीट द information needs of the rational and sound decision maker and thus called a language of business। इसे लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो हमारे यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के उनको डिसीजन लेने में मदद करता है। कैसे मदद करता है? क्योंकि ये कम्युनिकेट करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स इन 1961, इसने एक डेफिनेशन दी थी जो आपने 11th में भी पढ़ी होगी। तो इसका क्या मतलब था, देखते हैं एक बार। Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in significant manner and in terms of money, transaction and event which are in part at least of financial characters and interpreting the result thereof। देखो ये आपने पढ़ी होगी, आपको समझ में आ गया होगा। अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्ड करने का, क्लासीफाई करने का, समराइज करने का, और उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, जो मॉनेटरी टर्म में होती है, और इंटरप्रेट करता है रिजल्ट को। लेकिन इसमें मेन एक एलिमेंट मिसिंग है, जो कि है कम्युनिकेशन, जैसा कि आप यहाँ पर देख। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी वही कम्युनिकेशन इसमें भी मिसिंग है, वही सेम ही टाइप का है, मतलब डेफिनेशन बस थोड़ा सा छोटा है। चलिए, लेकिन मेन डेफिनेशन जो मतलब पूरा कंप्लीट डेफिनेशन है वो यहाँ पर है। देखो, अकाउंटिंग में भी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। वही सेम है 11th वाला यहाँ तक। एंड यहाँ पर नेम जो मेन जो की एलिमेंट है वो कम्युनिकेटिंग है। देखो ये कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ टू द पर्सन्स इंटरेस्टेड इन सच इन्फॉर्मेशन। ये कम्युनिकेट करता है इन्फॉर्मेशन। ये अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है अकाउंटिंग करने का? कि कम्युनिकेट करना इन्फॉर्मेशन टू द फाइनेंशियल यूजर्स। जो हमारे यूजर्स होते हैं, वो आगे यूजर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो, या आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा कोई हार्ड नहीं है, आपने 11th में पढ़ा हुआ। तो प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, दो टाइप के प्रोसीजरल एस्पेक्ट होते हैं अकाउंटिंग के, एक तो ये और एक ये, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं इसको। सबसे पहला जनरेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और दूसरा यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जनरेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या आ गया? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, जो आपने पढ़ा होगा 11th में। रिकॉर्डिंग यानी कि जर्नल और सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करना, उसे जर्नल और उसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। और दूसरा है क्लासीफाइंग का क्या मतलब होता है? पोस्टिंग करना लेजर में, क्लासीफाई करके पोस्टिंग में लेजर में पोस्टिंग करना, ठीक है। समराइजिंग हम किस में करते हैं? हम ट्रायल बैलेंस में करते हैं। एनालाइजिंग का मतलब होता है किसी भी मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बीच में एक रिलेशन देखना, ठीक है। चलो इसको पढ़ के देख। इट इज कंसर्न विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अगला क्या? इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड एक्सप्लेन नॉट ओनली what had happened but also
वाई इट हैपन एंड व्हाट इज लाइकली टू हैपन अंडर द स्पेसिफाइड कंडीशन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है भैया क्यों हुआ ये भी बताता है, ये क्यों हुआ ये भी हमें जानना जरूरी होता है इसमें। कम्युनिकेटिंग का क्या मतलब होता है? इंटरप्रेटिंग का क्या मतलब होता है? क्यों हुआ यही नहीं बताता, इसका कारण भी बताता है। ये कारण यानी कि जैसे कि हम एक एग्जांपल ले कि मोहन परचेज्ड रॉ मटेरियल फ्रॉम राम, तो इसका मतलब क्या हुआ? कैश के लिए उसने परचेज किया, ठीक है। उसका मतलब वो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ और कैश अकाउंट डेबिट हुआ, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ। परचेज अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि भैया हमारे रॉ मटेरियल यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एक परचेज है। और कैश एक एसेट होता है, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट हुआ, इसलिए तो ये देखो अकाउंटिंग हमें क्या बता रहा है, इसका रीजन भी बता रहा है कि परचेज अकाउंट क्यों डेबिट हुआ और कैश अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, ग्राफ्स एंड डायग्राम एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये क्या करता है? कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेट करना यूजर्स को इन्फॉर्मेशन, ताकि वो फाइनेंशियल डिसीजन ले सके। किस फॉर्म में करते हैं? ग्राफ के फॉर्म में करते हैं, डायग्राम के फॉर्म, फंड फ्लो के फॉर्म में करते हैं, रेशियो के फॉर्म में करते हैं। आगे यूजिंग ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। यूजिंग ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? यूजिंग ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जिसमें यूजर्स कौन कौन है इसके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के। देखो इसको पहले पढ़ लेते हैं। इट इज नाउ बिलीव दैट बिसाइड्स द ओनर और मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस enterprise, users of accounting include investor, employee and lender, suppliers and customer, government and other agencies, public at large। इसका क्या मतलब होता है कि भैया, इसका मतलब होता है कि फाइनेंशियल यूजर्स, यूजिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन करता है? फाइनेंशियल यूजर्स में कौन कौन आ जाता है? एम्प्लॉय आ जाता है, इन्वेस्टर आ जाता है, लेंडर्स सप्लायर्स आ जाते हैं, गवर्नमेंट आ जाते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। Accounting provides the art of presenting information systematically to the users of accounting data and is more useful if it stress economic substances rather than technical form. Information is useless and meaningless unless it is relevant and material to the user's decision। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भाई देखो अकाउंटिंग हमें क्या क्या टाइप की एबिलिटी प्रोवाइड करता है। एक तो प्रेजेंट करने का सिस्टमेटिक तरीके से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, और दूसरा एनालाइजिंग द डाटा, एनालाइज करने का डाटा, ठीक है। लेकिन उसके अलावा अकाउंटिंग का एक मेन फीचर और क्या है कि भाई देखो मेन फीचर ये है कि आप यूजर्स को ऐसा मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सको जो मटेरियल हो, इंपॉर्टेंट हो फॉर डिसीजन मेकिंग ऑफ यूजर, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग एज अ सोशल साइंस। इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग एज सोशल साइंस कैसे आप देख लेते हैं। दिस इज स्टेप वर्ड शिप अकाउंटिंग वॉज द रूट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। या अकाउंटिंग को और स्टेप वर्ड अकाउंटिंग को रूट या ओरिजिन की तरह माना जाता है अकाउंटिंग का। दूसरा इसका पर्पस क्या था? द स्टेप वर्ड अकाउंटिंग सर्व द पर्पस ऑफ बिजनेसमैन एंड वेल्दी पर्सन। इसने स्टेप वर्ड अकाउंटिंग में मेन किसके पर्पस को सर्व किया? बिजनेसमैन एंड वेल्दी। और द यूजफुल ऑफ अकाउंटिंग सोसाइटी एज अ होल इज द फंडामेंटल क्राइटेरियन टू ट्रीट इट एज अ सोशल साइंस। ये सब मतलब जिस सोसाइटी में इसका यूज किया जाता था वहाँ लगभग सभी लोग इस अकाउंटिंग को यूज करते थे, इसलिए इसे सोशल साइंस की तरह माना जाता था, ठीक है। अगला टॉपिक पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में हम क्या पढ़ेंगे? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का ताकि वो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करे जर्नल या सब्सिडरी बुक में ट्रांजेक्शंस को। असर्टनमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ अबव ट्रांजेक्शन। रिजल्ट का मतलब होता है परफॉर्मेंस यानी कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को हम किस में देखते हैं? पीएनएल या ट्रेडिंग अकाउंट में देखते हैं, ठीक है जाके। असर्टनमेंट ऑफ तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है बैलेंस शीट, पोजीशन का मतलब होता है बैलेंस शीट एट अ सर्टेन डेट। और ये पीएनएल जो देखते हैं ये ड्यूरिंग द ईयर देखते हैं, ये एट अ सर्टेन डेट, ठीक है। फोर्थ, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग। इसका मेन ही वही ऑब्जेक्टिव होता है कि कम्युनिकेट करना है फाइनेंशियल। पांचवा क्या है? टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ठीक है। पांचवा ये हो गया फंक्शंस ऑफ अकाउंट। मेजरमेंट, सबसे पहले मेजर करना पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटिटी। दूसरा फोरकास्टिंग द फ्यूचर परफॉर्मेंस एंड पोजीशन यूजिंग द पास्ट डाटा।
फोरकास्ट करते, फ्यूचर का अनुमान लगाते हैं फास्ट डाटा के यूज़ करते हुए। डिसीजन मेकिंग, ये तो मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है अकाउंटिंग का, जो हमें डिसीजन मेकिंग करने में मदद करता है। फंक्शन की तरह भी इसको मान सकते हैं। कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन अकाउंटिंग करते हैं, जैसे कि मान लो कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपने 12th में बनाया हुआ, उसमें 2 ईयर्स के डाटा होते हैं, तो उनको कंपैरिजन इवैल्यूएट करके एक रिजल्ट तक हम पहुंच सकते थे, ठीक है। कंट्रोल का मतलब क्या है? आइडेंटिफाई द वीकनेस ऑफ द ऑपरेशनल सिस्टम एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक रिगार्डिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ मेजर्स अडॉप्टेड, ठीक है। इसमें हम कंट्रोल में करते हैं कि हम अपने वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको करेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन, जितना ज़्यादा अच्छा अकाउंटिंग फंक्शन क्या होता है अकाउंटिंग का, कि भैया गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हमारे बिजनेस में कम से कम हो, इसलिए हम अकाउंटिंग अच्छा से अच्छा करते हैं, ठीक है। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग को हम 2 फेज में जानते हैं, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग, जर्नल और लेजर इसमें होता है, ठीक है। अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द केयरफुल एंड एफिशिएंट बुक कीपिंग सिस्टम, अकाउंटिंग बेस्ड होता है बुक कीपिंग सिस्टम पे, ठीक है। द एसेंशियल आइडिया बिहाइंड द मेंटेनिंग बुक कीपिंग records is to show the correct position regarding the head of इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बुक कीपिंग को हम इसलिए मेंटेन करते हैं ताकि हम एक करेक्ट हेडिंग दे सके, किनको? पोजीशन रिगार्डिंग किसको? इनकम एंड एक्सपेंडिचर को, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी आर गाइडेड बाय द कंपनी एक्ट एंड बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी by social act governing this institution and so. However, for the social preparation, proprietorship and partnership business, there is no specific legislation regarding the maintenance of books of accounts and preparation of financial statement. इसका मतलब है कि भैया देखो, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए और हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए कोई भी स्पेसिफिक रूल नहीं होता, लेकिन हम उसी तरीके से जानते हैं कि पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट होता है, कंपनी के लिए कंपनी एक्ट होता है, आपने 12th में पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन इसमें होता है कि भैया ऐसे तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करो जो बिल्कुल क्लियर हो और मतलब जिसको अकाउंट्स के बारे में ना भी पता हो वो भी समझ सके ग्राफ एंड डेटा को देख के, ठीक है। अकाउंटिंग इज बोर्ड सब्जेक्ट, इट कॉल्स for a greater understanding record obtained from the bookkeeping and ability to analyze and interpret the information provided by bookkeeping records. Bookkeeping is the record phase while accounting is concerned by summarizing phase of accounting system. Bookkeeping तो एक recording phase की तरह लिया जाता है और accounting जो होता है उसे summarizing phase की माना जाता है, ठीक है। इसमें क्या अकाउंटिंग, इसमें एक और बात की गई थी कि अकाउंटिंग हमें क्या देता है? एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिकॉर्ड और दूसरा एनालिटिकल स्किल देता है एनालाइज करने के लिए अकाउंटिंग डाटा को, ठीक है। अब देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग इट इज अ प्रोसेस कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ये रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन से कंसर्न है। अकाउंटिंग इट इज कंसर्न विद द समराइजिंग ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, ये समराइजिंग से कंसर्न है अकाउंटिंग। दूसरा बुक कीपिंग में इट कॉन्स्टिट्यूट एज अ बेस फॉर द अकाउंटिंग, ये बेस की तरह काम करता है अकाउंटिंग के लिए। अकाउंटिंग क्या होता है? इट इज कंसर्न एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, क्योंकि कम्युनिकेट करता है इंफॉर्मेशन टू फाइनेंशियल यूजर्स, ठीक है। तीसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसकी मदद से नहीं बना सकते बुक कीपिंग के, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर ऑन द इन दिस प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड। बुक कीपिंग रिकॉर्ड का इस्तेमाल करके हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग से फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट, बुक कीपिंग में मैनेजरियल डिसीजन कांट बी टेकन विद द हेल्प ऑफ दिस रिकॉर्ड। बुक कीपिंग के रिकॉर्ड से हम मैनेजरियल डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन उसकी मदद से अकाउंटिंग की मदद से मैनेजरियल डिसीजन ले सकते हैं। मैनेजमेंट डिसीजन टेक्स डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिकॉर्ड। देर इज़ नो सब फील्ड ऑफ बुक कीपिंग का कोई सब फील्ड नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग के बाद बहुत सारे सब फील्ड है, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। छठा पॉइंट, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस कांट बी असर्टेन थ्रू बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। बुक कीपिंग से हम फाइनेंशियल पोजीशन का पता नहीं लगा सकते, ना ही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस इज असर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट। अकाउंटिंग रिपोर्ट की मदद से हम फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ परफॉर्मेंस का पता लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर देखो, बुक कीपिंग सबसे छोटा एलिमेंट होता है, ठीक है। उससे बड़ा होता है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग से भी बड़ा होता है अकाउंटेंसी, सबसे बड़ा होता है अकाउंटेंसी, उससे छोटा होता है अकाउंटिंग से छोटा होता है बुक कीपिंग, ठीक है। इस ऑर्डर में इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं ट्रू एंड फॉल्स में, ठीक है।
इसको याद रखना। ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग, सबसे पहले कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, ये तो हमें समझ में। असर्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस, ये इफेक्ट को मतलब असर्टेन करता है कि क्या इफेक्ट होने वाले हमारे उस पे बिजनेस पे, इसका फाइनेंशियल इफेक्ट क्या होने वाला है उसके बारे में बताता है। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कंबाइंड इफेक्ट दिखाता है डेबिट एंड क्रेडिट बोथ इफेक्ट दिखाता है हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का बिजनेस पे, ठीक है। अगला सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो अभी हम सीख रहे हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। इसमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर, फाइनेंशियल पोजीशन को मेजर, यानी कि P&L एंड बैलेंस शीट की बात हो रही है। और हिस्टोरिकल इन नेचर, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ 11th में, जिसमें सारी चीज़ें हम हिस्टोरिकल उस पर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। आगे इसके बारे में आप पढ़ोगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग सबसे वास्ट, जो सबसे बिगर अकाउंटिंग होता है नहीं, सबसे बड़ा अकाउंटिंग है, ये सबसे वास्ट एरिया ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है। इसमें सारे अकाउंटिंग को हम ध्यान में रखते हुए इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी इसी के अंदर आ जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग, सारे इसके अंदर आ जाते हैं। इट इज़ कंसर्न विद द international reporting and the different way of grouping information and preparing reports desired by the managers for the discharging their functions are referred to as a management accounting. A very important component of management accounting is the cost accounting. इसमें कहा गया है कि भाई जो भी हम अकाउंटिंग, सारे अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम एक मैनेजियल डाटा प्रिपेयर कर सके, ताकि वो मैनेजर को फंक्शन करने में मदद कर सके, ताकि वो डिसीजन ले सके, एक इफेक्टिव डिसीजन ले सके। और इसका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इसका इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम देखते हैं कि किस प्रोडक्ट का कितना कॉस्ट आ रहा है, उसको कॉस्ट कंट्रोल कैसे करें। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें पढ़ने के लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट, आजकल सोसाइटी चाहती है कि हम भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने फुलफिल करें। जैसे कि हम इन्वायरमेंट की चीज़ें को यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे रॉ मटेरियल वगैरह इन्वायरमेंट से ही आते, तो उनका मतलब डिग्रेडेशन हो रहा है, तो हम उसके लिए कुछ प्रोविज़न बनाए, कुछ उन पर मतलब कि खर्चा करें ताकि वो इन्वायरमेंट ऐसा ही अच्छा बना रहे। कंसर्न विद द अकाउंटिंग फॉर सोशल कॉस्ट इनकर्ड बाय द इंटरप्राइज एंड सोशल बेनिफिट क्रिएटेड, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग, जैसे स्टाफिंग आपने पढ़ा होगा 12th में, वो छोटे फर्म के लिए होता है, ये बहुत बड़े जैसे कि टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, उनके लिए ये ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग, ये स्टाफिंग से ही रिलेटेड है, सेम स्टाफिंग, लेकिन ये बिगर लेवल पे होता है, ठीक है। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग डाटा कौन कौन से हैं? इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहला ओनर एंड मैनेजमेंट। एक्सटर्नल यूजर्स अकाउंटिंग, एम्प्लॉय, इन्वेस्टर, लेंडर, सप्लायर, क्रेडिटर्स, कस्टमर, गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसी एंड पब्लिक मैनेजमेंट, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विथ अदर डिसिप्लिन, ये टॉपिक का नाम है। सबसे पहले अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स। द रिलेशन ऑफ अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स विथ अकाउंटिंग इज वेरी क्लोज, बोथ मेंट टू मैक्सिमाइज वेल्थ एंड सो इकोनॉमिस्ट एंड अकाउंटेंट आर कंसर्न्ड विद द एस्पेक्ट ऑफ कैपिटल शुड बी intact with calculating the income. Accounting provide all required financial information upon the economic models are prepared. It is thus said to be both accounting and economic are concerned with each. accounting और economic एक ही सा मतलब एक जैसे ही माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अकाउंटिंग में भी बहुत सारे अजम्पशन होते हैं और इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारे अजम्पशन। जो कैपिटल का कॉन्सेप्ट आप अकाउंटिंग में पढ़ते हैं वो भी इकोनॉमिक में ही ओरिजिनेट हुआ था, इसलिए इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। स्टैटिक्स ऑफ अकाउंटिंग, स्टैटिक्स अकाउंटिंग एंड स्टैटिक्स। The main objective of accounting as well as a statistics science is to arithmetical figures understand and logically represent these in forms of a statement and making enable to parties connected. The knowledge of creating tables and graphs is attained through the discipline of statistics. Accounting uses principal indices which has to do with creating tables, while interpreting involves making absolute relative comparison by means of ratio analysis. Thus for doing all this the knowledge of accounting is much indeed, so accounting is linked with statistics as well. accounting और statistics में एक मेन एरिया होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं फिगर्स को और उनको लॉजिकली
प्रेजेंट करते हैं ताकि यूजर्स को समझ में आए। इसमें अकाउंटिंग में भी हम ट्रेंड को एनालाइज करते हैं, स्टैटिक्स में भी। जैसे कि आपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा हो, उसमें ट्रेंड एनालाइज करते हुए हम उसका इस्तेमाल करते थे। 12th में आपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड तो पढ़ा ही होगा। अकाउंटिंग एंड लॉ ये ज़्यादा कुछ पढ़ने वाली बात नहीं। अकाउंटिंग अगर लॉफुल तरीके से आप अकाउंटिंग करोगे तभी वो यूज़फुल होगा सबके लिए। अगर आप अनलॉफुल करोगे तो भैया वो किसी के लिए फ़ायदेमंद, आपको मतलब वो जेल भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग तो मतलब एक दूसरे से रिलेटेड ही है। कोई भी अकाउंटिंग मैनेजमेंट को डिसीजन लेना होता है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देख के ही डिसीजन लेता है। अब समझ ही सकते, मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन इंटायर ऑन अकाउंटिंग एज इंफॉर्मेशन स्टोर इन मेकिंग डिसीजन इन फाइनेंशियल अफेयर्स, जैसा कि आप पढ़ सकते हो। अकाउंटिंग एंड मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग में भी कैलकुलेशन होती है, मैथमेटिक्स में भी कैलकुलेशन होती है, इसलिए इसको अकाउंटिंग एंड मैथमेटिक्स को एक दूसरे से रिलेट करके देखा जा सकता है। रिलेशनशिप है, अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ऑन द अदर हैंड मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। देखो कितनी अच्छी बात कही है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, क्यों है? क्योंकि ये कम्युनिकेट करता है इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। लेकिन मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज टू अकाउंटिंग, क्योंकि मैथमेटिक्स फॉर्म में ही अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे 10,000 का हमने मशीनरी परचेज किया तो 10,000 तो एक मैथमेटिक टर्म हुआ ना, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग देख लेते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, मॉनेटरी टर्म्स जो नहीं होते उनको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सो द पोजीशन ऑफ बिजनेस ऑन द डे ऑफ इट्स प्रिपरेशन और नॉट फ्यूचर। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन और कोई भी फ्यूचर के बारे में हमें डिटेल नहीं देता, ये तब का डिटेल देता जब हम इसको बनाते हैं। जिस दिन हम इसे बनाते हैं उस दिन का डिटेल देता है, या तो उसके पास्ट के बारे में डिटेल देता है, क्या क्या मतलब हुआ है हमारे पास्ट में। इग्नोर द चेंजेस इन सम मनी फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन। हम जैसा कि जानते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे अकाउंटिंग चलता है, जो भी चीज़ें होती है वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है। जैसे कि हम मशीनरी में परचेज, मान लो मैंने एक मशीनरी परचेज की 2015 में 10,000 की, ठीक है। मान लो एक लैपटॉप था, ठीक है। अब वो मशीनरी तो भैया उसकी आज वैल्यू थोड़ी ना उतनी ही होगी, लेकिन हम उसको कितने में दिखाते हैं? 10,000 में भी अभी भी हम मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहा होगा, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर, जैसा कि आप जानते हो इन्वेंट्री कॉन्सेप्ट और दूसरा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इन्वेंट्री कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो भी चाहे मार्केट प्राइस, जैसे इसमें दो एस्पेक्ट हम कंसीडर, मार्केट प्राइस, दूसरा करते हैं हम कि कॉस्ट, जो भी लोअर होगा हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। मार्केट प्राइस अगर लोअर है इन्वेंट्री का तो हम मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? जो भी चीज़ें है उसे कॉस्ट पे वो करो, रिकॉर्ड करो। तो इन दोनों में कन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, वो कह रहे भाई कम है तो मार्केट पे करो, मार्केटिंग पे हम कैसे कर ले भाई मार्केट पे, ऐसा थोड़ी ना। ये कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाती है कई बार। पर्सनल जजमेंट ऑफ अकाउंट, जैसे कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, WDV, SLM मेथड, आपके ऊपर है आप कौन सा यूज़ करो, तो पर्सनल जजमेंट तो हो ही गया ना। नो जनरली एक्सेप्टेड फार्मूला फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज मनी, कोई भी ह्यूमन रिसोर्सेज स्टाफ्स के लिए कोई भी मतलब ऐसा कोई चीज़ मतलब कि स्टाफ्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्वालिटेटिव एलिमेंट होते हैं, लेकिन उनको हम रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते क्योंकि वो मॉनिटरी टर्म में होती नहीं। सेम बात है डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, बहुत ही ज़्यादा जम्पसन होते हैं अकाउंटिंग में, इसलिए और बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग डिफरेंट टाइप के अकाउंटिंग पॉलिसी होते हैं, इसलिए कई बार कन्फ्यूजन भी हो जाता है। रोल ऑफ अकाउंटिंग इन सोसाइटी, An accountant with the certain education and training, analytical mind and experience is best qualified to provide multiple and need-based services to the ever growing society. They can delve deep into the field of relating to the financial policy, budgetary policy and economic and principle. इसका मतलब है कि चार्टर्ड अकाउंटिंग के पास एक एजुकेशन होता है, दूसरी ट्रेनिंग होती है और एनालिटिकल स्किल होता है, एक्सपीरियंस होता है, ताकि वो किसको सोसाइटी को सर्व कर सके फाइनेंशियल डिसीजन लेने में, ठीक है। एरिया ऑफ सर्विसेज क्या है? मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या आपको एग्जाम में आएंगे तो आप कर लोगे। स्टैच्यूरी ऑडिट का मतलब होता है कि कोई भी ऑडिट, जैसे कि आपके जैसे कि 1 ईयर कंप्लीट होने पे आप अकाउंटिंग सारे क्लोज करते हो, अकाउंटिंग मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते, तो उसके बाद ना हमें एक CA आता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से आता है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट को मतलब वो चेक करने के लिए। अगर कुछ गलती होती है तो उसमें बताता है कि ये गलती है इसको ठीक करो, ठीक है।
तो इसमें कई बार विंडो ड्रेसिंग कंपनी कर देती है, तो उसमें भी मतलब वो फाइंड आउट कर लेती है, तो उसके लिए फ़ायदा होता है। ठीक है, गवर्नमेंट उस पर पेनल्टी भी लगा सकती है। दूसरा, इंटरनल ऑडिट की तरह भी काम कर सकता है। जैसे कि एक अभी हमने पढ़ा कि स्टैच्यूटरी ऑडिट क्या होता है। स्टैच्यूटरी ऑडिट जो कि एक गवर्नमेंट की तरफ से एक बंदा आता है सीए, वो ऑडिट करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट 1 साल में एक बार ही आता है। लेकिन इंटरनल ऑडिट अपने आप अपॉइंट कर लेते हैं कंपनियां इंटरनल ऑडिट के लिए, तो टाइम टू टाइम चेक करते रहते बुक्स ऑफ अकाउंट कि कोई गलती तो नहीं हो रही। ठीक है, 1 मिनट पानी पी लूँ मैं। इंटरनल ऑडिट, ठीक है, इंटरनल ऑडिट टाइम टू टाइम चेक करते रहते हो सीए जो भी अपॉइंट किए गए कंपनी के द्वारा। ठीक है, उससे क्या होता है, कोई गलती नहीं होती। और लास्ट में इंटरनल ऑडिट होने के बाद तो ऐसा नहीं होता कि उसके बाद स्टैच्यूटरी ऑडिट नहीं होता। इंटरनल ऑडिट होने के बाद भी स्टैच्यूटरी ऑडिट होता है, लेकिन ये इंटरनल ऑडिट से ये होता है कि हमारी गलतियाँ कम से कम होती है। ठीक है, टैक्सेशन में सीए टैक्सेशन में भी जा सकता है, जैसा कि आप जानते हो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तरह अकाउंटिंग भी कर सकता है सीए। और दूसरा कंसल्टेंट की तरह भी इस्तेमाल सर्विस दे सकता है सीए। कोई भी एडवाइस लेना हो तो वो एडवाइस कर सकता है सीए फाइनेंशियल मैटर पे। तीसरा, फाइनेंशियल एडवाइस इसमें फोर्थ में फाइनेंशियल एडवाइस में इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे सकते हैं, इंश्योरेंस एडवाइस, बिजनेस एक्सपेंशन एडवाइस दे सकता है, इन्वेस्टिगेशन में मदद कर सकता है, अदर सर्विसेज शेयर रजिस्ट्रेशन में कर सकता है, कंपनी फॉर्मेशन में कर सकता है। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटिंग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, द सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल एंड बजटरी कंट्रोल ऑफ auditing reporting has therefore become a matter of interest concern with to the nation। ये बताया गया कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है सीए की पब्लिक में। ये इसको आप बना के लिख सकते हो, इसमें नंबर नहीं करते, इसका कोई एक फिक्स आंसर नहीं होता, अपने हिसाब से आप पढ़ सकते हो, चाहो तो इसको पढ़ लेना एक बार। देखो वीडियो लॉन्ग हो रही है तो मुझे जल्दी खत्म। लास्ट पॉइंट, देयर एम टू शुड बी नॉट टू अलाउ एनी इंडिविजुअल टू गेन एट द कॉस्ट ऑफ नेशन। चार्टर्ड अकाउंट का मेन जो एथिक्स होता है वो क्या होता है, किसी को भी इंडिविजुअली गेन नहीं होना चाहिए। किसके ऊपर, ओवर द नेशन, मतलब कि किसी भी नेशन के कॉस्ट पे कोई भी इंडिविजुअल गेन ना कर पाए। ठीक है, चलिए पूरा होता है ये। थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट होगा तो मुझे ज़रूर बताना। अगर वीडियो में कुछ मतलब आपको गलती लगी होगी तो वो भी ज़रूर बताना कमेंट में, ताकि मैं उसको ठीक कर सकूं। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।